गुणसूत्रीय विपथन। देखो ट्रिक क्या थी अपनी, 5 वर्ष की बिल्ली की तरह चिल्लाने वाला एडवर्ड जब 18 का हुआ, 18 का हुआ तो 13 को पटाया। कितने को? 13 को पटाया और 21 में डाउन हो गया। क्या हो गया? डाउन हो गया। इससे आपके सारे के सारे गुणसूत्र से होने वाली असमानताएं या गुणसूत्र से होने वाले सिंड्रोम पूरे कवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे कवर। देखो पहला क्या है, 5 वर्ष की बिल्ली की तरह, यानी 5वें गुणसूत्र पे, इस पे 5वें गुणसूत्र पे क्या होता है, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है क्राइडू-कैट। कौन सा सिंड्रोम है? क्राइडू-कैट। क्राइडू-कैट, ठीक। इस क्राइडू-कैट को मियाऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मियाऊ सिंड्रोम। क्या होता है, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में, इसमें 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण जो बच्चा जन्मता है उस बच्चे में म्याऊ म्याऊ चिल्लाने की आवाज आती है। क्या आती है? म्याऊ म्याऊ चिल्लाने की आवाज आती है। उस सिंड्रोम का नाम क्या रख दिया? क्राइडू-कैट। क्या होता है? छोटी भुजा विलुप्त, छोटी भुजा विलुप्त, ठीक। दूसरा देखो, एडवर्ड कितने का हुआ? तो 18वें गुणसूत्र पर, 18वें गुणसूत्र पे कौन सा सिंड्रोम? एडवर्ड सिंड्रोम। 18वें गुणसूत्र पे एडवर्ड सिंड्रोम। क्या होता है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 18वें गुणसूत्र की एक और कॉपी आके जुड़ जाती है। 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 18वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति, ठीक। फिर कौन सा है? 13 को पटाया। कितना को पटाया? 13 को पटाया। तो 13वें गुणसूत्र पे, 13वें गुणसूत्र पे क्या होगा? पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? पटाऊ सिंड्रोम। यहां पे भी 13वें गुणसूत्र की क्या होगी? पुनरावृत्ति। और 21 में कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। 21 में कौन सा? डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र पे, इक्कीसवें गुणसूत्र पे डाउन सिंड्रोम। इसी सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं? जितने भी मंगोलियन होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो इसी डाउन सिंड्रोम के होते हैं। क्या होते हैं? जो पाम क्रीज होती है, हथेली चौड़ी हो जाती है, ललाट चौड़ा, जीभ झुर्रीदार खांच युक्त, जीभ झुर्रीदार खांच युक्त, मानसिक और शारीरिक विकास क्या होगा? अवरुद्ध। वो नहीं होते पागल वाला है करने वाले, वो सारे के सारे कौन से सिंड्रोम वाले होते हैं? 21वें, ठीक। इसके अलावा 2 सिंड्रोम अपन ने पढ़े थे। कौन कौन से? एक का नाम है टर्नर सिंड्रोम। एक का नाम कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम, ठीक। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो याद करने का तरीका क्या है, मादा कभी भी टर्न हो जाती है या पलट जाती है, यानी कि टर्नर बात से मुकर जाती है, ठीक। तो टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? मादाओं में या स्त्रियों में। किसमें होता है? मादा में। क्या होगा इसमें? एक एक्स गुणसूत्र की कमी। कौन से गुणसूत्र की? एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी मोनोसोमी हो जाती है 2n-1, यानी गुणसूत्रों की संख्या अपने अंदर कितनी होती है? 46। कितनी होती है? तो कितनी रह जाएगी? एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो 45। यानी कि देखो 44 तो होते हैं अपने ऊपर कौन से? ऑटोसोम काइक अलिंग गुणसूत्र, और 2 होते हैं वो एक्स एक्स लिंग। लेकिन यहाँ पे जैसे ही टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो 44 + x0 बराबर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? तो ऐसी स्त्रियां बांझ होती है, अंडा से अल्प विकसित होता है, ठीक।
द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कमी हो जाती है, यानी अभाव होता है। क्या होता है? अभाव। दूसरा सिंड्रोम पढ़ा था अपने क्लाइनफेल्टर। कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये किसमें होता है? नर में। याद करने का तरीका क्या है? नर कभी भी फेल हो जाते हैं, नर कभी भी, तो फेल से फेल्टर, फेल से फेल्टर, तो ये किसमें होता है? नर में होता है। किसमें होता है? यहाँ पे क्या हो गया? इसमें एक्स गुणसूत्र की कमी, तो यहाँ पे एक्स गुणसूत्र की अधिकता, यानी ऐसे नर जिनमें एक से अधिक एक्स गुणसूत्र हो, एक या एक से अधिक एक्स गुणसूत्र की कॉपी बन जाती है, जिसके कारण कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लाइनफेल्टर। कौन सा? तो नॉर्मल जो नर होता है वो 44 प्लस एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी? अधिकता। एक्स गुणसूत्र की अधिकता, एक्स गुणसूत्र की अधिकता होगी तो क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि कितने क्रोमोसोम? 44 प्लस एक्स 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 वाई, कितने क्रोमोसोम? यानी 47, 48 और 49 तक क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। देखते हो आप ये वाले कौन से किन्नर होते हैं, वो उनमें कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लाइनफेल्टर। ठीक। अब इसमें क्या होता है? पुरुष होता है वो पू प्रधान होता है, लेकिन इनमें स्त्रियों के लक्षण होते हैं। कैसे लक्षण होते हैं? स्त्रियों के लक्षण। ठीक, यानी इनमें स्त्रियों के समान वक्ष की उपस्थिति, स्त्रियों के समान वक्ष की उपस्थिति, वो कहलाती है गाइनेकोमेस्टिया। क्या कहलाती है? गाइनेकोमेस्टिया। ठीक। और ये नर होते हैं वो कैसे होते हैं? बांझ होते हैं। कैसे होते हैं? बांझ। इतना अपने कवर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन। कोशिका, चलो मुझे ये बताओ, नाम से पता है सेल क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? डिवाइड होती है। पहला क्वेश्चन है कि सेल डिवाइड क्यों होती है? भाई सेल को डिवाइड की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेल को डिवाइड की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलो देखो, ये एक सेल है। ठीक, सेल का मेन कौन? राजा कौन? न्यूक्लियस। ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये इसका न्यूक्लियस। ये इसका क्या है? सेल को कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? ठीक, जब इसका सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, जब इस सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, तो इस न्यूक्लियस का इस सेल के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। यहां भी जैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म रेशियो, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का रेशियो का अनुपात है, वो अनुपात बिगड़ जाता है, जिसके कारण सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक, क्लियर? तो सेल डिवाइड क्यों होती है? क्योंकि उसका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म रेशियो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। क्लियर? अब मुझे बताओ कि कितने प्रकार की सेल होती है? अगर प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नहीं, अपने प्लांट और एनिमल अपन वी आर ए यूकैरियोटिक। अपन क्या है? ऑलरेडी यूकैरियोटिक है। अपने शरीर में कितने प्रकार की सेल्स है? अरे कई बार बताया हूं, अपने पास 2 प्रकार की सेल है। देखो अपन एग्रीकल्चर के है तो एक देखो प्लांट की बात करते हैं। देखो ये एक प्लांट बनाते हैं, इस प्लांट में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो इनका होता है परमानेंट स्ट्रक्चर और एक होता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? इसका रूट। क्या है? ये क्या है?
स्टेम। ये क्या है? तना, ये जड़। ये क्या है? इसकी पत्ती, लीफ। क्या है? लीफ। और ये इसकी पत्नी, नहीं, फ्लावर। क्या है? फ्लावर, पुष्प। क्या है? देखो, एक प्लांट के अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक इसके परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं और एक इसका होता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर। कभी भी आप प्लांट को देखोगे, कभी भी आप एक प्लांट को देखोगे तो आपके अंदर, उसके अंदर क्या मिलेगा? आपको एक जड़ मिलेगा, एक तना मिलेगा, एक पत्ती मिलेगी। लेकिन जो फूल है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही आता है। फूल है वो पर्टिकुलर स्टेज भी आता है। ठीक, यानी ये जो लीफ, स्टेम एंड रूट, लीफ, स्टेम एंड रूट, ये क्या है? इसका परमानेंट, क्या है? परमानेंट स्ट्रक्चर है। जबकि इसका फ्लावर क्या है? इसका टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ठीक, क्योंकि दो प्रकार के स्ट्रक्चर है तो दो प्रकार की सेल है इनके अंदर। कितने प्रकार की? दो प्रकार की सेल। जो इनका जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो इसकी कौन सी सेल बनती है? सोमेटिक सेल, जिसको आप बोलते हो कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। जबकि ये वाला जो फ्लावर है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फ्लावर के अंदर भी दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसको आप एंथर बोलते हो, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसको आप क्या बोलते हो? ओवेरी, और इसको एंथर। जो इसके एंथर और ओवेरी है वो एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उस सेल का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सी? रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। कौन सी? ठीक, यानी एक प्लांट के अंदर चूंकि दो प्रकार की कोशिका है, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका, तो डिवीजन भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। डिवीजन भी कितने प्रकार का होगा? दो कोशिका। कायिक कोशिका में विभाजन होता है, वो विभाजन होता है बेटा कौन सा? माइटोसिस। कौन सा होगा? जिसे बोलेंगे आप समसूत्री। क्या बोलेंगे? और जो कोशिका जनन कोशिका में विभाजन होगा उसको बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे? यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अब बताओ मुझे विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, आप बचपन में छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सेल क्या थे? कम थे। आप इतने बड़े हो गए, आपके पास में नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? बहुत ज्यादा। यानी कि कोई भी सेल ले लो, चाहे बैक्टीरिया है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उनको अगर ग्रोथ करना है, उनको ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए उनको सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, और अपने अंदर भी ये जो पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है वो कौन से कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है? सोमेटिक सेल। कौन सी बनी हुई है? कायिक कोशिकाओं से। ठीक, तो दो प्रकार का सेल डिवीजन है। कौन कौन सा? माइटोसिस और मियोसिस। बात जनरल करते हैं पहले माइटोसिस की, देन उसके बाद में मियोसिस की। चलो देखो, माइटोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल होती है, एक मात्र कोशिका होती है। एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका या दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? माइटोसिस में एक मात्र कोशिका से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो दोनों पुत्री कोशिका है ये सिमिलर होती है इस मात्र कोशिका से, इसके साइज में, शेप में और इसके क्रोमोसोम नंबर में। इसके क्रोमोसोम यानी ये आकार, आकृति, इसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो सेम टू सेम मात्र कोशिका के यानी मदर सेल के समान है। ठीक, क्योंकि इसके गुणसूत्रों की संख्या भी क्या रहेगी? समान। अगर ये कोई मटर की सेल है तो मटर की सेल में 2n इजिकल टू कितना होता है? 14। तो इसके अंदर भी कितना होगा? 2n इजिकल टू। इसके अंदर भी अगर ये कोशिका अपनी है, अपने अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम? तो इसके अंदर भी कितने होंगे? इसके अंदर भी कितने होंगे? 46, 46।
यानी माइटोसिस में क्या होता है, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोनों पुत्री कोशिका है वो साइज, शेप और क्रोमोसोम के नंबर में क्या होगी, समान होगी। ठीक, काम क्या आएगा ये, ग्रोथ में, रीजनरेशन में और अपने बॉडी की यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए। यानी एक जैसी बॉडी बने, स्टेबल बॉडी बने, तो कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक, चलो बात करते हैं अपन सेल साइकिल की। समसूत्री विभाजन पहले से पहले देखो, कोशिका विभाजित होने से पहले एक चक्र चलाएगी, यानी उनको तैयारियां करने भी, भाई डिवाइड हो रही है सेल, एक सेल से दोनों को अलग अलग भागों में बांटना है, तो पूरा का पूरा जो एक सेल के अंदर मटेरियल है उनको पहले क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो कोशिका विभाजन से पहले पढ़ते हैं सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र यानी कोशिकाओं में समस्त, जो कोशिका के अंदर होने वाली समस्त परिवर्तन, समस्त घटना है, उसे एक टर्म दे दिया गया जिसका नाम है सेल चक्र या सेल साइकिल, कोशिका चक्र। ये दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम है हार्वर्ड व पेल्के। हार्वर्ड व इस सेल साइकिल को बेटा दो भागों में बांटा। कितने भागों में, दो भागों में। एक का नाम रख दिया इंटरफेज। क्या नाम रख दिया, इंटरफेज, जिसे बोलते हैं अंतरावस्था। क्या बोलेंगे, और दूसरे का नाम रख दिया एम फेज। एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज या फिर विभाजन अवस्था। कौन सी अवस्था, यानी इस सेल साइकिल, कोशिका को विभाजन होने से पहले इसको चक्र से गुजरना पड़ेगा। इस चक्र को हार्वर्ड व पेल्के ने यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्टडी करके दो भागों में डिवाइड किया। एक का नाम क्या रख दिया, इंटरफेज, और एक का नाम रख दिया एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। इसी इंटरफेज को फर्दरी कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। देखो G1 का मतलब होता है गैप, यानी कोशिका विभाजन होने से पहले पहले क्या लेगी, गैप लेगी। तो ये गैप प्रथम गैप है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, G1 गैप फर्स्ट, प्रथम वृद्धि प्रावस्था। दूसरा एस फेज। एस फेज का मतलब होता है बेटा सिंथेसिस फेज। मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट फेज। एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। यहीं पे होगा डीएनए का संश्लेषण, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होगा, डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का रेप्लिकेशन। दूसरा है अपना G2 फेज। क्या है, G2 फेज। देखो G2 फेज के बाद में कोशिका किस में प्रवेश करेगी, एम फेज के अंदर। G2 के बाद में एम। कोशिका विभाजन होने से पहले सबसे पहले कहां जाएगी, G1 में। कहां जाएगी, देन उसके बाद में एस फेज, फिर उसके बाद में आएगी एम फेज। इस एम फेज को भी बेटा फर्दरी दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रख दिया कैरियोकाइनेसिस और एक का नाम रख दिया साइटोकाइनेसिस। ठीक, कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन। सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन, देन उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन। यानी एम फेज को, विभाजन प्रावस्था को फर्दरी दो भागों में बांटा। एक का नाम रख दिया कैरियोकाइनेसिस, एक का नाम रख दिया साइटोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस को भी चार भागों में बांटा। कितने भागों में, चार भागों में। कौन कौन सा, प्रोफेज, क्या है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो हिंदी में याद मत रखना, ये इंग्लिश में ही पूछा जाएगा तुम्हारे। प्रोफेज को बोलते हैं पूर्वावस्था। क्या बोलेंगे, मध्यावस्था, पश्चावस्था
और अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। देखो कभी कभी तो सीधा सवाल पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसको क्रम वाइज याद करना है, इसकी ऑर्डर पूछेगा कि निम्न में से माइटोटिक डिवीजन का सही ऑर्डर है क्या। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पहला देगा प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और। तो आपको इसको क्रम वाइज याद रखना है। किसे? क्रम वाइज। एक ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आप इसको याद रख सकते हो। कौन सा? पप्पू मांगे आटा तेल। पप्पू क्या मांगे? तो पप्पू से पी से प्रोपेज, मांगे से आटा से और तेल से। अगर ये याद नहीं रहे तो पीएम का असिस्टेंट, PMAT, जो पीएम होता है ना प्राइम मिनिस्टर, पीएम का असिस्टेंट। ठीक, क्लियर। सबसे पहले इंटरफेज, इंटरफेज में G1, S फेज, G2। देन कहां जाएगी? M फेज में। M फेज में भी 2, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक, कैरियोकाइनेसिस में 4 भागों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और। याद करने का तरीका, पप्पू मांगे या फिर पीएम का असिस्टेंट, पीएम का। ठीक, उसके बाद में कौन सा क्या होगा? जैसे ही टीलोफेज खत्म होगी, जैसे ही टीलोफेज खत्म होगी तो सेल कहां जाएगी? साइटोकाइनेसिस। कहां जाएगी? अब ये साइटोकाइनेसिस बेटा 2 प्रकार का होता है। एनिमल में अलग होता है और प्लांट में भी अलग होता है। मैंने आपको जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाया था तो जंतुओं में जो साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, वो होता है बेटा फर्रो मेथड द्वारा, यानी कि खांच के द्वारा। किसके द्वारा? खांच के द्वारा। ठीक, इसको क्लीवेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज, विदलन द्वारा। जबकि प्लांट में होता है बेटा सेल प्लेट के द्वारा। सेल प्लेट, अरे ERGB पढ़ाया था, कोशिका पट्टिका का निर्माण। याद आया क्या? एक तो मध्य पटलिका होती है, एक कोशिका पट्टिका पदार्थों का निर्माण कौन करता है? आपका ERGB, गोल्जी बॉडी वगैरह है ना, वो सारे के सारे क्या करेंगे? कोशिका पट्टिका निर्माण। यानी कि साइटोकाइनेसिस के बाद में ये जो प्लांट होता है, सेल प्लेट का निर्माण होगा। प्लेट में फिर दोनों सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जंतु कोशिका में क्या होगा? एक फर्रो बनेगी, एक ऐसे खाच बनेगी। ऐसे खाच बनने के बाद में एक कोशिका इधर, एक कोशिका इधर। जबकि प्लांट के अंदर ऐसे एक प्लेट का निर्माण होगा तो आधी कोशिका ऊपर और आधी नीचे, यानी एक से क्या बन जाएगी? 2 कोशिका बन जाएगी। ये आपका क्या है? एक कोशिका चक्र। यानी सेल डिवीजन में अपने को एक, वापस रिपीट करते हैं, सेल साइकिल। ठीक, हार्वर्ड व पेल्के ने कितने भागों में बांटा इसको? 2 भागों में। इंटरफेज जिसे बोलते हैं अंतरावस्था, दूसरा एम फेज यानी कि विभाजन। अंतरावस्था को कितने भागों में? 3 भागों में, G1, S, G2। G1, S। उसके बाद में एम फेज कितने भागों में? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइन, केंद्रक द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक को 4 भागों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद में कहा जाएगी? साइटोकाइनेसिस में। ये भी 2 प्रकार से, जंतुओं में फर्रो या खाच के द्वारा और प्लांट में कोशिका पट्टिका के द्वारा। क्लियर? चलो पहले पढ़ते हैं इंटरफेज को। अंतरावस्था। देखो अभी मैंने बताया कि माइटोसिस में क्या होता है? एक कोशिका होती है और ये कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ये क्या है? आपकी मदर सेल। ये क्या है? मदर सेल। माइटोसिस हुआ, यहां पे कौन सा हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। क्या बना? 2 डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। ये पुत्री कोशिका दोनों कैसी है? शेप में, साइज में और
क्रोमोसोम के नंबर में क्या है, समान है या सेम है। अब मुझे बताओ, जैसे ये कोई सेल है, इसके पास में मटर की सेल ले लेते हैं अपन, 14 क्रोमोसोम है। अब उसको डिवाइड होना है तो 14 क्रोमोसोम इसके पास भी होने चाहिए, 14 क्रोमोसोम इसके पास में होने चाहिए। जब ये 14 14 कितने होंगे, 28। तो डिवाइड होने से पहले इसके पास में, खुद के पास में कितने होने चाहिए, 28 क्रोमोसोम होने चाहिए। यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सेल को विभाजन से पहले क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अरे अपने घर में जब फैमिली बड़ी हो जाती है, फैमिली एक सेल क्या है, एक परिवार है, कई बार बता चुका हूं। जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या है, राजा है, दादाजी है। जब दादाजी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर पिताजी, चाचा जी वगैरह क्या बड़े बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती है, अपने जैसे उनके बालक हो जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो घर में क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं ना। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दो भाइयों में कोई चीज का बंटवारा करना पड़ता है तो दोनों को बराबर हिस्सा बांटना पड़ता है, आया ना। अरे बर्तन भांडे वगैरह जितना भी करते हैं कि नहीं करते, एक आधा भी कम हो जाता है तो फिर औरतें झगड़ने लग जाती है? इनका इफेक्ट कहां पड़ता है, जब शादी होती है ना तब। मैं तो इनको तो ऐसी दी, हमें तो ऐसी दी नहीं, एक पिलर हमारे तो कम आया। अरे लड़ते कि नहीं लड़ते? तो एक परिवार में जब बंटवारा करते हैं तो उनके पास में दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे एक सेल है, अब ये सेल क्या करेगी, दो भाइयों में बंटवारा करेगी। क्या करेगी, बंटवारा करने से पहले उनके पास में जो भी चीज है वो दोनों होनी चाहिए भाई। जिसके इसके पास में माना कि 10 माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, तो माइटोसिस के द्वारा 10 माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होने चाहिए, 10 ही माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास में होने चाहिए। तो इसके पास में 10 और 10 20 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? तो सबसे पहले ये अपने आप को क्या करेगा, द्विगुणन करेगा, यानी डबलिंग करेगा। क्या करेगा, डबलिंग। वो जो जितनी भी डबलिंग होती है वो सारी की सारी डबलिंग होती कहां है, इंटरफेज के अंदर। यानी उसे बोलते हैं कि कोशिका विभाजन से पहले जितनी भी जो तैयारियां होती है, पैकिंग होती है, वो पैकिंग कहां होती है, इंटरफेज के अंदर। और इंटरफेज को अपन ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? तो पहला भाग कौन सा है अपना, जीवन फेज। कौन सा है बेटा? इसको बोलते हैं प्रथम वृद्धि अवस्था। प्रथम वृद्धि अवस्था, मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है, प्रथम वृद्धि अवस्था, ठीक। यानी यहां पर क्या होगा, जीवन फेज में जितने भी मोस्ट ऑफ कोशिकांग है, अधिकतर कोशिकांगों का डबलिंग या द्विगुणन कहां होगा, इस जीवन फेज में। अधिकतर कोशिकांगों का द्विगुणन कहां होगा, जीवन फेज में। जितने भी कोशिकांग है आपके ERA, GB भाई साहब है, राइबोसोम वगैरह है, इनका जो द्विगुणन कहां होगा, जीवन। जीवन में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अधिकतर कोशिकांगों का द्विगुणन कहां होता है, जीवन। अपन कहीं घूमने जाते हैं तो पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग करते हैं ना। तो जो भी कपड़े लत्ते होते हैं अपन सबसे पहले पैकिंग कहां करेंगे, जीवन फेज में। तो कोशिका विभाजन होने से पहले उनके पास में जितने भी कोशिकांग है, मोस्ट ऑफ उन कोशिकांगों का विभाजन कहां होता है, जीवन फेज में। ठीक है, क्लियर। दूसरी अवस्था है मोस्ट इंपोर्टेंट एस फेज, इसको बोलते हैं संश्लेषित अवस्था या संश्लेषण अवस्था। ठीक, तो एस फेज के अंदर क्या होता है, इंपोर्टेंट। अब कपड़े लत्ते वगैरह होते हैं, बर्तन भांडे बांट लिए यानी डबल कर दिए। मेन होता है इसका रुपये पैसों का बंटवारा। आपको पता हो, अगर पैसों का पाई पाई का हिसाब चुकाते हैं, एक पैसा भी इधर उधर जाता है तो लट बच जाते हैं। जमीन जायदाद का बंटवारा करते हैं, 1 इंच भी जमीन इधर से उधर किसी को ज्यादा या कम मिल जाती है तो लड़ाई हो जाती है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है वो एस पेज होती है। यहां पे होता है बेटा डीएनए का संश्लेषण। किसका? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कोशिका विभाजन के किस पेज में होता है, एस पेज में। यानी यहां डीएनए का क्या होगा, संश्लेषण। और डीएनए ही मेन है,
आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ाएंगे? क्रोमोसोम। और वही क्रोमोसोम एक कोशिका को पूरा का पूरा जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास है। एक क्रोमोसोम के अंदर, एक ही क्रोमोसोम के अंदर अगर छोटा सा म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए तो पूरी की पूरी कोशिका मर जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया नाम सुना होगा, दात्र कोशिका अरक्ता। उसमें क्या होता है? छठे अमीनो एसिड में एक न्यूक्लियोटाइड में, इस डीएनए के एक क्षार में एक नाइट्रोजन बेस में क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसके कारण पूरी की पूरी सेल हो जाती है, वो मर जाती है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। ऐसा कैसा? थैलीसेमिया। आपको मैंने कई सारे सिंड्रोम बताए, क्या है? कई सारे। तो जो रुपये पैसों का अपने बंटवारा होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फेज होती है। क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट फेज। तो आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति कहां होगी? एस फेज में। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या वही की वही रहेगी, गुणसूत्रों में कोई फर्क नहीं। डीएनए की मात्रा अगर किसी कोशिका में 2C है, डीएनए की मात्रा, सी का मतलब यहाँ क्रोमोसोम से नहीं है, सी का मतलब होता है कंटेंट ऑफ डीएनए। अगर किसी कोशिका में 2 कंटेंट ऑफ डीएनए है तो आफ्टर एस पेज, आफ्टर एस पेज उसके अंदर क्या हो जाएगी? 4 कंटेंट ऑफ, यानी डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। 2 डीएनए था, अब कितने बन गए अपने? 4 डीएनए। क्या बन गए? उबासी आ रही है क्लास में, उबासी 2 ही बार आती है क्लास में उबासी। यहां तो जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में, और यहां फिर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में, वो क्या बोलते हैं? पहले से पढ़ा चुका हो या समझा चुका हो। क्लियर? तो दूसरी पेज अपनी एस पेज, एस पेज में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए की डबलिंग। क्लियर? तीसरा कौन सा है अपना? G2 फेज। तीसरा कौन सा है? G2 फेज, द्वितीय वर्धी अवस्था। देखो यहां पे क्या होगा? अब देखो अपन ने पहले कपड़े लत्ते पैक कर लिए, पैकिंग कर लिए, उसके बाद में जो पैसे हैं उसको इंपोर्टेंट, पैसे तो घूमने के लिए चाहिए, तो उस पैसों को एक बटुए में अलग जगह पे अपने रख दिए, यानी डीएनए का संश्लेषण कर दिया। अब जाते जाते आपको पता है कुछ सामान भूल जाते हैं, चाबियां वगैरह है, अपने इनर वियर वगैरह टांके रहते हैं, वो तो भूलते ही भूलते कहीं जाते हैं, तो कहीं पे भी जल्दी में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो बचा कुचा पदार्थ है, यानी कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा? G2 फेज के अंदर। लेकिन अपवाद, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, देखो सभी प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण कहां होगा? G2 में। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहां होगा? आपके एस फेज के अंदर। क्यों होगा? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ठीक। अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा? G2 में। लेकिन पूछा जाए हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा? आपके एस फेज के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा? एस फेज के अंदर। क्लियर? इसके अलावा G2 में क्या होगा? जो बचा कुचा मटेरियल है, यानी कि कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो नाराज हो जाते हैं, जो मेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? अरे ये तो कौन है? पिताजी है कोशिका का, जो क्या देता है? एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी, एटीपी, पैसे। माइटोकॉन्ड्रिया। रोटियां कौन बनाता है? अरे फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर वगैरह, गोल्जी बॉडी, इनका जो संश्लेषण कहां होगा? G2 के अंदर। किसके अंदर? G2 के अंदर। यानी कि इंटरफेज में 3, जीवन में क्या होगा? अधिकतर कोशिकांगों का द्विगुणन होगा। जितने भी मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है उनकी डबलिंग कहां होगी?
जीवन के अंदर। उसके बाद में एस पेज। एस पेज मोस्ट इंपोर्टेंट पेज, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का संश्लेषण, अगर एस पेज ढंग से नहीं होगी, अगर एस पेज ढंग से नहीं होगी तो सेल पूरी की पूरी डेड हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तीसरा कौन सा है? G2। G2 में क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस एस पेज के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन का कहां होगा? एस पेज के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जीबी का भी संश्लेषण कहां होगा? G2 के अंदर। ठीक, कुछ सेल्स होती है जो अपने परमानेंट टिश्यू से मिलकर बनी होती है, यानी स्थायी ऊतकों की कोशिका होती है। स्थायी ऊतक का मतलब है वो विभाजन नहीं होना चाहता। जैसे अपने दिल की कोशिका, हार्ट की सेल, अगर सपोज दैट करो अपने हार्ट की सेल दिल की कोशिका में विभाजन हो तो दिल तो डेली बड़ा हो जाए, विभाजित होकर एक दिन बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ पे हार्ट की सेल के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो जब नहीं होता तो क्या होगा? वो जो कोशिका स्थायी ऊतकों की कोशिका है, विभाजन होने से पहले जीवन में तो प्रवेश कर जाएगी, जीवन में तो, लेकिन उसके जीवन से बाहर निकल जाएगी। कहां निकल जाएगी? कि मैं तेरे जीवन में तो प्रवेश करूंगी। क्या बोला? जीवन में तो प्रवेश करेगी, लेकिन उसको विभाजन नहीं हो रहा है, तो ये चली जाएगी कौन सी? G0 फेज में या G0 फेज में। यानी कि स्थायी ऊतकों की कोशिका जीवन में तो आएगी, लेकिन जीवन से बाहर निकल जाएगी। उसको आगे विभाजन नहीं करना, नहीं करना है तो ये G0 से वापस कहां चली जाएगी? अपने उसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। एग्जाम्पल में आपका हार्ट की सेल, कौन सी सेल? हार्ट की सेल और नर्वस सेल, हार्ट सेल और यानी कि हृदय की कोशिका और आपके तंत्रिका कोशिका। अगर कोई आपसे कहे कि मेरा दिल बड़ा है तो उसको एक चपेट मारना कि झूठ बोल रहा है। हार्ट की सेल में कोई विभाजन नहीं होता। जब विभाजन ही नहीं होता तो दिल कहां से बढ़ा? जब विभाजन ही नहीं होता तो दिल कहां से बढ़ा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आ जाओ। इसके बाद में कोशिका कहां जाएगी? एम फेज के अंदर। इसको कल पढ़ेंगे। ठीक, चलो। अरे समझ में आया क्या?